मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे मल्टीबैगर थे और फिर अचानक 50, 60, 70, 80% गिर जाते हैं और यहीं पर इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है कि कंपनी खराब हो गई या तो मार्केट ने डिस्काउंट दे दिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तानला प्लेटफॉर्म्स की, एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो एसएमएस और कम्युनिकेशन के बिजनेस में इंडिया का लीडर रही है। इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि तानला लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक पास्ट हीरो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब हम देखेंगे स्क्रीनर के ऊपर तानला के फंडामेंटल्स और उसके बाद हम उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और फिर टेक्नो फंडा एनालिसिस को मिक्स करके बाद में एक लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि ये कंपनी में चल क्या रहा है और आगे चल के क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि तानला का बिजनेस मॉडल क्या है। तो तानला प्लेटफॉर्म एक सी पास कंपनी है। हम अगर यहाँ पे देखें तो सी पास मतलब कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बिजनेस, ये इसका काम है। सिंपल वर्ड्स में कंपनीज के मैसेजेस, ओटीपी, अलर्ट्स वो सब तानला के सिस्टम से कस्टमर तक पहुंच जाते हैं। तानला क्या सर्विस देती है तो ओटीपी, बैंक अलर्ट्स मतलब A2P SMS, क्लाउड कम्युनिकेशन, देन एंटरप्राइज मैसेजिंग सोल्यूशन। और इसके क्लाइंट्स कौन कौन है तो एयरटेल, SFR, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, बैंक्स, डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। तो जब भी आप OTP रिसीव करते हो तो हो सकता है उसके पीछे तानला का ही इंजन हो सकता है। अब इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो पर मैसेज बेसिस हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है, राइट। रिपीट यूजेज आता है, डेली OTPs तो आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसमें OTP आएगा। इसका की स्ट्रेंथ क्या है तो क्लाइंट से ना वो अपने वेंडर को कभी भी ज़्यादा मतलब चेंज नहीं करते हैं, राइट। मिशन क्रिटिकल सर्विस होता है। क्यों? क्योंकि OTP अगर बंद हो गया तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो ये तानला की स्ट्रेंथ है। फिर क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी फोकस है इसका, हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स है, फ्यूचर ग्रोथ इसका ज़्यादा हमें देखना मिलेगा इसका। सिंपल लाइन अगर हम समझे तो कि तानला का कोर बिजनेस एकदम बोरिंग लगता है हमें कि OTP देता है, इसका क्या ही बिजनेस है, लेकिन बोरिंग बिजनेस ही अक्सर वैसा बनाते हैं। अब कैसे वो हम इसका एक 1-to-1 पैरामीटर्स स्टडी करके देखते हैं कि भाई बिजनेस में अभी भी दम है या फिर ये वीक हो गया है। सबसे पहले हम देखेंगे ROCE 29.2%, जो कि अच्छा है। हमें तो सिर्फ 20% से ऊपर ही चाहिए एक अच्छे बिजनेस में। ROE 24.1%, दैट इज़ ऑल्सो गुड। प्लेजिंग परसेंटेज 0% है। प्रमोटर होल्डिंग 46% है। ये आगे चल के हम डिटेल में देखने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। देन डेप्ट टू इक्विटी 0.03, इट मीन्स ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। फिर हम आगे चलेंगे PE के ऊपर। 10 ईयर का PE मीडियन PE से नीचे ट्रेड कर रहा है, 5 ईयर का भी PE नीचे है, 3 ईयर का डाउन है, 1 ईयर का भी नीचे है, 6 मंथ 1 मंथ का, मतलब कि ये कंपनी एज पर PE अंडर वैल्यूड है, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे सेल्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने पूरे साल में कितना बिजनेस जनरेट किया है। तानला के केस में हम देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे कितना कम है, 105 करोड़ था 2014 में, राइट। इनिशियल ईयर्स में ये आपको बहुत स्लो दिखेगा, 200, 400, 500, 700। फिर मिड ईयर्स में देखो इसमें कितना बड़ा उछाल आया है और अभी रिसेंट ईयर्स में वापस ग्रोथ हमें थोड़ा बहुत स्लो होता हुआ दिख रहा है, मतलब मॉडरेट ग्रोथ है, स्लो भी नहीं बोल सकते। तो सेल्स बढ़ना ज़रूरी है लेकिन सस्टेनेबल पेस में। अभी इसमें क्या हुआ है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा है, बहुत बड़ा है, फिर वापस स्टेडी हो गया है, राइट। एज एग्जाम्पल अगर हम समझे तो जैसे कि आप अगर आपका एक शॉप चलाते हो आप और एक साल में सेल्स आपने डबल कर दिया, डबल सामान बेच दिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, तो फिर बिजनेस स्टेबल नहीं माना जाता है। तानला के केस में ऐसे ही है। तानला में OTP और मैसेजिंग बूम के टाइम सेल्स ने स्ट्रॉन्ग जंप दिखाया था, अब बेस बड़ा हो गया है इसलिए ग्रोथ इसमें नॉर्मल हो रही है। तो ये एक पॉइंट है। फिर हम एक्सपेंस को देखेंगे। एक्सपेंस का मतलब होता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। एक्सपेंस का मतलब होता है कि कंपनी कहाँ खर्चा कर रही है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब इसका हम ब्रेकअप समझेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 49, 60, 74, 86, 74 उसके आसपास है। तानला अभी एक टेक प्लेटफॉर्म है लेकिन इसका मेजर कॉस्ट टेलीकॉम और मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट रेशियो काफ़ी हाई है, 70-80% की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा है।
राइट। हाई कॉस्ट का मतलब वीक बिजनेस नहीं होता है जब तक इसके मार्जिन कंट्रोल्स में रहते हैं। फिर हम देखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट, तो वो 943,245 तो रिलेटिवली लो है। इसका मतलब ये कि ऑटोमेशन हो चुका है और स्केलेबल मॉडल है। तो ये बताता है कि तांडला का बिजनेस ज़्यादा लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो एक्सपेंस वाला पूरा अंडर कंट्रोल में है। फिर हम देखेंगे ओपीएम परसेंटेज। ओपीएम परसेंटेज 34, 32, 16, 10, 8, 9, 22, 19, 70। ओपीएम का मतलब क्या होता है कि हर 100 रुपये की सेल्स पर कंपनी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तांडला का ओपीएम पैटर्न है। अर्ली ईयर्स में आपको यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। मिड ईयर्स में वापस देखो यहाँ पे प्रेशर में आ गया ओपीएम, राइट, 8-10%, 9% आ गया। और रिसेंट ईयर्स में वापस 19, 17, 16% रेंज में आ गया। स्टेबल ओपीएम का मतलब होता है कि प्राइसिंग पावर है और कॉस्ट कंट्रोल है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। देन नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट वो रियल पैसा होता है जो कंपनी के पास सब कुछ काट कूट करने के बाद बचता है। एक्सपेंसेस, टैक्स, कुछ भी हो वो सब माइनस करने के बाद जो भी रियल पैसा बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। यहीं से सब ईपीएस, डिविडेंड और जो शेयर होल्डर वैल्यूज़ है वो सब आती है। तांडला में क्या हुआ था, इनिशियल में देखोगे तो आप लॉस में थी, -20, फिर 3, 7, राइट। फिर एक ईयर में तो इसने एक्सेप्शनल लॉस भी कर दिया, -211, और फिर वापस नॉर्मलाइज हो गई है। नहीं तो कभी कभी एक साल का नेट प्रॉफिट रियल बिजनेस परफॉर्मेंस उसके ऊपर से हम जज नहीं कर सकते हैं, राइट। वो एक वन टाइम इवेंट थी तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हमेशा हमें मल्टी ईयर ट्रेंड को देखना पड़ेगा। सिंगल ईयर का नंबर है वो कोई मायने नहीं रखेगा। तो अभी का अगर हम सिनेरियो देखें तो नेट प्रॉफिट अंडर कंट्रोल में है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ईपीएस भी इसका अभी बीच में तो माइनस में चला गया था, अभी थोड़ा ग्रोइंग है और स्टेबल हम देख सकते हैं। बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स इसकी घट रही है, थोड़ी है लेकिन रिजर्व के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। CWIP में तो अभी कुछ नहीं है। फिक्स एसेट इसके देखेंगे तो वो भी 838 जितने हो गए हैं, तो ये पेज पे भी हमें कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है। कैश फ्लो देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो वो इस केस में है, राइट। देन हम देखेंगे इन्वेस्टर्स। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, प्रमोटर होल्डिंग 44% से स्टेबल है, अभी थोड़ी बड़ी है 46%, 44% से 46% तक पहुंची है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी चलाते हैं और जिनका फ्यूचर डायरेक्टली बिजनेस से जुड़ा होता है, राइट। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल हो और स्लाइटली इंक्रीज है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रमोटर होल्डिंग्स मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हमें देखनी है, तो उसमें ये पॉइंट था। अगर प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है या तो स्लाइटली इंक्रीजिंग है, 44% से बढ़कर 46% हुई है, तो जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाता है तो वो मार्केट को ये उसके ऊपर से हम जज कर सकते हैं कि प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर भरोसा है, राइट। तो एज ए इन्वेस्टर हम क्या इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर से कर सकते हैं कि नो डाइल्यूशन मतलब कम नहीं हो रही है, अग्रेसिव सेलिंग नहीं हो रही है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट यहाँ पे इंटैक्ट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। देन FII देखेंगे तो FII की 14%, 15%, 14, 12, 10, 7, 9, 8, यहाँ पे थोड़ा कॉशन है। 7 to 9% जितनी हो गई है 14% से गिर के। FII फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अर्लियर 14-15% था, फिर रिसेंट ईयर्स में 7 to 9% हो गया, तो क्लियर रिडक्शन हमें दिख सकता है इसके ऊपर से। तो FII सेलिंग का मतलब हमेशा कंपनी खराब है ये नहीं होता है। इसके पॉसिबल रीजंस ये भी है कि ग्लोबल रिस्क ऑफ हो, वैल्यूएशन कंसर्न हो, सेक्टर रोटेशन भी करते रहते हैं FII, यहाँ ये सेक्टर में से निकाल के दूसरे सेक्टर में, राइट। करेंसी के मैक्रो प्रेशर्स भी हो सकते हैं। तो FII पैसा निकालते हैं तो स्टॉक गिरता है, पर बिजनेस तब भी बिगड़ता है जब प्रमोटर भी निकलते हैं, और ये केस में क्या है, FII तो निकलते हैं लेकिन प्रमोटर अभी भी बरकरार है, उनकी होल्डिंग वो स्लाइटली बढ़ा भी रहे हैं। देन DII देखेंगे तो DII का कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें लेस देन 1% जितना ही है। DII वो म्यूचुअल फंड्स, इंडियन म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वो सब होते हैं जिनकी होल्डिंग इसमें तो बहुत लो है, 1% के भी नीचे है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी तांडला को कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं मान रहे, राइट। इसके लिए इनका स्टेक भी कम है, राइट। ये नेगेटिव नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट भी नहीं करता है ये पार्ट। अब आएंगे हम पब्लिक होल्डिंग के ऊपर। तो पब्लिक होल्डिंग में हम देखेंगे
41%, 30, 42, 46, 44%। पब्लिक में रिटेल इन्वेस्टर्स, HNIs, ट्रेडर्स सब आते हैं, राइट। पब्लिक होल्डिंग हाई है, ये टाइम के साथ इसमें बढ़ रही है। तो जब FII बेचते हैं और प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं तो शेयर प्राइस अक्सर पब्लिक के पास ही जाती है। प्रमोटर FII का पूरा माल पब्लिक के पास जाता है। हाई पब्लिक होल्डिंग का मतलब होता है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, राइट। रिटेल इमोशंस प्राइस मूवमेंट को और तेज़ बना देंगे। अब इसमें भी देखिए आप, तो क्या है, तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनके पास कितना है, 6-7% जितना तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। इसका मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्म्ड HNIs है जो तांडला में इन्वेस्टेड रहना चूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इससे हमें थोड़ा कन्विक्शन आता है कि ये लोगों ने अभी अपना स्टैक सेल नहीं किया है, ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग से हमें क्या पता चलता है, ये सब पैटर्न देखने के बाद, कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस अभी भी स्ट्रांग है, डायल्यूट नहीं, उनका जो स्टेक है वो डायल्यूट नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म बिलीफ अभी भी इंटैक्ट है। कॉशंस वाली बात क्या है कि FII सेलिंग प्रेशर की वजह से उनका स्टेक रिड्यूस हो रहा है, DII का इंटरेस्ट वीक है तांडला में, और हाई पब्लिक होल्डिंग है, इसके लिए इसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, राइट। अभी प्रमोटर्स फ्यूचर्स बनाते हैं और FII टाइमिंग देखते हैं, वो अपना पैसा रोटेट करते रहते हैं, और पब्लिक इमोशन के ऊपर रिएक्ट करती है। तो पूरा फंडामेंटल पैरामीटर्स देखने के बाद एक वर्डिक्ट हम ये ला सकते हैं कि अगर स्ट्रेंथ देखो तो बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, ROC ROE हाई है, कंपनी डेब्ट फ्री है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस अभी भी इंटैक्ट है। रिस्क देखें तो रिस्क में क्या है, ग्रोथ इसका स्लो डाउन हमें दिखता है, FII का सेलिंग प्रेशर है, मार्जिन सेंसिटिविटी थोड़ी देखने को मिल रही है, और पब्लिक होल्डिंग थोड़ी हाई है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो तांडला ना तो परफेक्ट कंपनी है और ना ही एक ब्रोकन बिजनेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेकिन साइक्लिकल बिजनेस है जहाँ पे रिटर्न, पेशेंस और वैल्यूएशन और डिसिप्लिन के साथ ही हमें मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो तो फिर तांडला को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको इसको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, और ऐसे ही नहीं कि ब्लाइंडली आपको बाय भी करना है, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उसके ऊपर से हमें आइडिया आएगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस पर। चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो ये 3-4 महीने पुराना डेटा है, आपको अभी का जो प्राइस होगा उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। मंथली टाइम फ्रेम क्यों, तो क्योंकि इससे हमें थोड़ा ब्रॉडर आइडिया आएगा। अभी देखो मैं थोड़ा चार्ट जूम आउट करती हूँ। तो इसमें क्या हुआ था, 2020 से लेके 2021 तक एक स्ट्रॉन्ग पैराबोलिक मूव आपको देखने को मिलेगा, सीधा ऊपर गया है, राइट। 22 जनवरी 22 से लेके जनवरी दिसंबर तक, जुलाई यहाँ तक पकड़ेंगे हम, राइट, मार्च, मतलब 22 पूरा पकड़ लो, तो पूरा प्राइस फॉल हो गया। ब्लो ऑफ टॉप के बाद शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा। पिछले 2-3 साल से लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जब स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और फिर इक्वली तेज़ी से नीचे आता है तो उसे ब्लो ऑफ टॉप कहते हैं। इसका मतलब बिजनेस खराब नहीं होता है, बल्कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, राइट। अभी हम इसके थोड़े लेवल्स के ऊपर ध्यान दें तो क्या है, जो लोअर सपोर्ट है वो 450 के आसपास है, और जो पहले का सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंट बन चुका है। ये डेटा पुराना है, आपको करंट डेटा के साथ मैच करना पड़ेगा। तो अगर प्राइस 450 के नीचे आता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट और भी नीचे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी इससे क्लियर ट्रेंड नहीं पता चल रहा है, ना तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ना तो फ्रेश डाउन ट्रेंड है, एक रेंज में फंस गया है तांडला। अभी आप देखोगे तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे, लेकिन 450 के नीचे नहीं जाना चाहिए एज पर मंथली चार्ट। मंथली, वीकली, डेली तीनों में सेम ही लेवल्स रहेंगे। तो वॉलेटाइल स्टॉक है और रेंज बाउंड स्टॉक बन चुका है, तो ट्रेडर्स के लिए टफ है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अभी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। पहले एक रिवर्सल देखना चाहिए कि 450 को ऊपर जाके रिवर्स होता है कि नहीं। अगर 450 टूटा तो और नीचे भी जा सकता है, राइट। तो चार्ट के ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि भाई तांडला का जो गोल्डन फेज था वो बहुत पीछे छूट चुका है। अब नेक्स्ट साइकिल तभी चालू हो सकती है जब कंपनी अर्निंग में कंसिस्टेंसी दिखाएगी और प्राइस रेसिस्टेंट के ऊपर सस्टेन करेगा। तब तक ही आपका पेशेंस और डिसिप्लिन को टेस्ट करता ही रहेगा, राइट। वीकली में अगर हम देखेंगे तो वीकली में भी सेम ही सिनारियो है, लेवल्स तो सब में सेम ही रहेंगे। डेली में भी आप देखोगे तो
चार्ट ये पूरा ना इसके लिए ज़्यादा आइडिया नहीं आएगा, लेकिन जो मार्क करके रखा है उसके ऊपर से आप देख सकते हो। तो अभी इसमें RSI भी देखोगे आप, अभी का RSI तो 40 के नीचे ही होगा आपको, मतलब कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है ऑलरेडी। 580 के ऊपर निकलेगा अपवर्ड विथ वॉल्यूम तो ही ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकेगा, और 450 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 450 का सपोर्ट टूट गया तो ये और डाउन जा सकता है। तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, पर डेली, वीकली और मंथली चार्ट अभी कंफर्मेशन उसके ऊपर से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा कि ये और गिरेगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। राइट, ये कुछ लेवल्स जो हमने मार्क किए हैं उसके ऊपर अगर ये अच्छे से परफॉर्म करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ही हमें फिर इसका अगला ट्रेंड पता चल सकेगा कि अभी ऊपर जाने वाला है या और नीचे आएगा। तो ये मेरी तरफ से पूरा तांडला का टेक्नो फंडा एनालिसिस था। फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है, अभी भी बिजनेस इंटैक्ट है, प्रमोटर्स मतलब कि मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन इसमें बहुत शार्प मूव आ चुका था, ओवर एक्सपेक्टेशन हो चुकी थी स्टॉक में, तो इसको गिरना था। अब ये गिर चुका है ऑलरेडी, 75-80% तक है टॉप से डाउन। मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 450 के आसपास, 450-460। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर इसके नीचे गया तो और डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और अप ट्रेंड के लिए 580-590 मतलब 600 पकड़ो आप, 600 के ऊपर निकल गया वापस तो ये वापस रिकवर करना शुरू कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट तांडला प्लेटफॉर्म। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, ये जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको खुद से एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।